मोदी सरकार ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में मध्य वर्ग को दी कुछ राहत। 2.5 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स आधा होकर 5% हुआ। 5 लाख से ज्यादा की आय पर 12,875 रुपए की छूट। 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर अब देना होगा 10% सरचार्ज। काले धन के खिलाफ एक और कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब 3 लाख से ऊपर कैश लेन देन की इजाजत नहीं होगी। यह नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। बजट में अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर खास जोर दिया गया। अल्पसंख्यक के लिए फंड बढ़ाकर 4,195 करोड़ रुपए, अनुसूचित जातियों के लिए फंड बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपए, एसटी के लिए फंड बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपए किया गया। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए अलग टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, इसके लिए एक नेशनल बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग सिस्टम होगा। और इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी में भी सुधार होगा। दूरदराज के लोगों को अब पासपोर्ट बनाने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। वित्त मंत्री ने डाकघरों में ही पासपोर्ट सुविधा मुहैया करवाने का ऐलान किया। डाकघरों को फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। यह सुविधा देश के सभी जिलों के डाकघरों में रहेगी। वित्त मंत्री ने बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11,000 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48,000 करोड़ रुपए कर दिया। ये मनरेगा के इतिहास में सबसे ज्यादा आवंटन है। मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड और गुजरात में नए एम्स बनाए जाएंगे। 2018 तक चेचक और 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। यानी अगर आप अपनी पत्नी, मां, बहन के नाम से घर खरीदेंगे तो घर सस्ता पड़ेगा। इस साल के बजट में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष घोषणाएं की हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई LIC योजना लाए जाने का प्लान है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 8% की निश्चित रिटर्न मिलेगी। और इतना ही नहीं, देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने की भी योजना। बजट में युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के विस्तार की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का 600 जिलों तक विस्तार होगा। 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाएंगे जिससे विदेशों में नौकरी में मदद मिलेगी। मोबाइल फोन में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 2% किया गया है और इसी वजह से अब मोबाइल महंगा हो जाएगा। सिगरेट, सिगार समेत पान मसाला, गुटखा महंगा हो जाएगा। कच्चे तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 4.2% से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है। बजट के बाद अब विदेशी काजू, भुना हुआ या नमकीन, दोनों ही महंगे हो जाएंगे। बजट के बाद LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सस्ती हो जाएगी और इसके अलावा बायोगैस सस्ती होगी। देश में ही बने हीरे और दूसरे महंगे पत्थरों से जड़ित आभूषण सस्ते हो गए हैं, जबकि चांदी के सिक्के, चांदी के गहने महंगे हुए। देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त होगी। सरकार बनाएगी सख्त कानून। बता दें आपको, शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है और वो ब्रिटेन में है। बजट के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा, स्वच्छ बनाने की दिशा में की जा रही कोशिशों में से एक है। आगे चलकर नोटबंदी का फायदा जरूर दिखेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम। राजनीतिक दल चंदे में सिर्फ 2,000 रुपए तक ही कैश में ले सकेंगे। बाकी का चंदा बैंकों से बॉन्ड खरीद कर देना होगा। चंदा देने वाले की पहचान जाहिर नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 5 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त सिर्फ 1 पेज का फॉर्म भरना होगा। IRCTC से खरीदा गया ई-टिकट सस्ता हुआ। बैंकों को नहीं देना होगा सर्विस चार्ज। ई-टिकट बुकिंग्स के दौरान अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। रेलवे के विकास पर खास ध्यान रखते हुए कई घोषणाएं की गई हैं। 2019 तक रेलवे के विकास पर 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3,500 किलोमीटर नया रेल मार्ग बनेगा। यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और 2019 तक सभी रेलगाड़ियों में बायो टॉयलेट्स लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की तारीफ की। बोले, बजट में दाल से डेटा तक ध्यान, देश को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।
बजट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा इसमें युवाओं और किसानों के लिए कुछ भी नहीं था। बजट में कोई गहरी चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि राहुल ने राजनीतिक चंदे पर सरकार के कदम का स्वागत किया है। केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने की बजट की आलोचना। उद्धव ठाकरे बोले बजट लाने की जरूरत ही नहीं, सरकार हर साल बजट ले आती है, पुराने वादों का क्या। लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने इस बजट को महिलाओं के लिए खराब बताते हुए 10 में से 5 नंबर दिए, जबकि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बजट की तारीफ करते हुए 10 में से 9.5 नंबर दिए। यूपी के मेरठ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैली। मायावती ने केंद्र सरकार के बजट को चुनावी बजट बताया। सरकार बनने पर गरीबों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया। मुफ्त लैपटॉप और मोबाइल की जगह नकद पैसे देने का वादा। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर माओवादियों का सुरंग विस्फोट से पुलिस टीम पर हमला, 7 पुलिस वाले शहीद हुए। कानपुर के जाजमऊ इलाके में 6 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों की मौत। ईरान ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ईरान की सफाई, कहा नहीं किया न्यूक्लियर डील का उल्लंघन। और आइए अब खबरों के विस्तार के लिए जनमन में रुख करते हैं दिबांग का। देश का बजट यानी सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यही ब्यौरा दिया, जिसमें भविष्य में किए जाने वाले खर्च का हिसाब है। इस बजट से सरकार की नीतियों का संकेत साफ मिलता है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र साफ झलकता है। पिछले बजट की तरह इस बार भी सूट बूट के आरोपों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मोदी सरकार ने इस बजट में भी जारी रखी है। गरीब, किसान, गांव, देहात के लिए बजट की झोली खोली गई है। बजट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की पीठ थपथपाई और इसे उत्तम बजट बताया। मोदी ने 2 टूक कहा कि यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है। इसमें दाल से लेकर डाटा तक का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर बजट में यह कोशिश की गई है कि नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़े लोगों के साथ दिखे सरकार। दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। दाल से लेकर डाटा तक, यानी गरीबों के लिए दाल भी है और डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार करने के इरादे हैं। एक लाइन में प्रधानमंत्री ने बजट का लब्बो-लुआब पेश कर दिया। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। हर सरकार अपने बजट को गरीबों का बजट बताकर पेश करती है। क्या ये बजट वाकई गरीबों का है? आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि नोटबंदी के बाद देश ने जो कष्ट झेला, क्या उसका कोई फायदा मिल पाया? मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले बजट से ही सूट बूट के आरोपों की छवि से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी थी। कांग्रेस हमेशा से मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि वो सूट बूट की सरकार है, लेकिन पिछले साल सरकार ने सूट बूट के आरोप का तमगा चिपकाने की इस विपक्ष की कोशिश को नाकाम कर दिया था। आज भी जब वित्त मंत्री के बजट का पिटारा खुला तो गरीबों के लिए अच्छी खबर आई और अमीरों के लिए बुरी। हम आपको अमीर और गरीब के अलावा मिडिल क्लास पर मोदी सरकार के 7 ऐसे फैसले बताते हैं जिसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि लाइन में लगने वालों को क्या मिला। पहला फैसला, अमीरों से लिया, मिडिल क्लास और गरीबों को छूट दी। 2.5 से 5 लाख पर 10% के टैक्स को आधा करके 5% कर दिया। अब 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया।
50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों को 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज देना होगा। हिसाब लगाएं तो हर साल उन्हें 2,76,813 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को 30% टैक्स पर 15% सरचार्ज देना होगा। गरीबों में बांटने के लिए सरकार बजट पर अतिरिक्त बोझ डालती रहती है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने गरीबों को देने के लिए अमीरों का टैक्स बढ़ाया, जिससे हानि लाभ की गुंजाइश नहीं बची। Madam, my tax proposals for the exemptions would result in a loss of rupees 22,700 crores, but after counting the revenue gain of rupees 2,700 crores for additional resource mobilization, the net revenue loss in direct tax could be 20,000 crores. There is no significant loss or gain on account of my indirect tax proposals. दूसरा फैसला, किसानों की झोली भर दी, भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में कर्ज की राशि 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए की गई। सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दी। सॉइल हेल्थ कार्ड पर जोर, कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नई लैब बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़, मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए दिए गए। 5 लाख तालाब बनेंगे। ये वही मनरेगा योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए साल दर साल मनरेगा योजना के तहत आवंटन बढ़ाया जा रहा है। गांव की सूरत बदलने के लिए भी नई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। प्रस्तावित कानून के जरिए विदेश में बैठे भगोड़ों की भारत स्थित संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। तीसरा फैसला, गांव पर फोकस। 2019 तक 1 करोड़ पक्के घर दिए जाएंगे। सारे गांवों में मार्च 2018 तक बिजली पहुंचेगी। गांवों में 133 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। पहले 73 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी। प्राइवेटाइजेशन के बाद जो झटका सरकार ने गरीबों को मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। शेर शायरी की, जेठनीली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके अंदर। यही राहुल गांधी मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार कहा करते थे, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान किया। चौथा फैसला, छोटे उद्योगों को बड़ी छूट। छोटी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर दिया। 50 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। 96% कंपनियां इसी दायरे में आती हैं। स्टार्टअप के लिए कंपनियों को टैक्स सीमा में 7 साल के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि किफ़ायती घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने का ऐलान किया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही थी। इससे मकान बनाने की लागत घटेगी, ज़्यादा खरीदार आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास को भी फायदा हो सकता है। पांचवा फैसला, बुजुर्गों को फायदा। LIC बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8% तय रिटर्न मिलेगा। बुजुर्गों के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी। छठा फैसला, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का ऐलान। छात्रों के लिए IIT मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए नई संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनेगी। यानी अब IIT, CBSE और AICTC प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगे। अब तक अलग अलग बॉडी परीक्षाएं लेती थी। सातवां फैसला, 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर रोक। 3 लाख रुपए से ज्यादा नगद ट्रांजैक्शन पर रोक का फैसला काले धन पर लगाम लगाने के लिए है। यानी 3 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन अब सिर्फ डिजिटल या ऑनलाइन ही कर पाएंगे। गांव, गरीब, किसान, मिडिल क्लास को देकर और अमीरों से लेकर सरकार ने अपनी छवि एक बार फिर चमकाई है। मोदी सरकार इसका इशारा पहले ही कर चुकी थी। पहले चर्चा के एजेंडे में हिंदू मुस्लिम रहता था, अब हमने अमीर गरीब और विकास का एजेंडा सेट किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि जिस नोटबंदी के बाद देश
मोदी सरकार से बड़ी उम्मीद कर रहा था, उसके मुताबिक ही सरकार ने लाइन में लगने वालों को बड़ा तोहफा दिया है और अमीरों पर चोट करके चुनावी साल में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अरुण जेटली के बजट में आज सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर लगाम की रही। पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के रूप में काले धन को सफेद करने का खूब खेल होता है और इसे ही राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ माना जाता है। लेकिन अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। पूरा दिन बीत जाएगा। सबको इंतजार था कि काले धन पर लगाम के नाम पर नोटबंदी का फैसला करने वाली सरकार काले धन को रोकने के लिए बजट में क्या ऐलान करती है। जेटली को भी इस बात का अंदाजा रहा होगा, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने काले धन पर ऐसा शॉट मारा जिसे देखकर आम लोगों से ज्यादा राजनीतिक दल और नेता चौंक गए। In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. राजनीतिक चंदे पर जेटली का ये ऐलान काफी अहम है। इसका क्या असर होगा, ये दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक चंदे की अभी क्या व्यवस्था है। मौजूदा कानून के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले सकती हैं। पार्टियों को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि उन्हें चंदा कहां से मिला। इसी नियम का फायदा उठाकर लगभग सभी राजनीतिक दल उन्हें मिलने वाले चंदे की एक बड़ी रकम का कोई हिसाब नहीं देते। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2015 के बीच सभी पार्टियों को करीब 69% फंड अज्ञात स्रोतों से मिले। इनमें से कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे में करीब 83% का कोई हिसाब नहीं था। वहीं बीजेपी को 65% चंदा अज्ञात स्रोत से मिला, जबकि मायावती की बीएसपी ने इस दौरान एक भी चंदा 20,000 से ज्यादा का नहीं मिलने का दावा किया। यानी बीएसपी का 100% चंदा अज्ञात स्रोत से आया। क्योंकि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए अक्सर चंदे का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में होता है। लेकिन अब राजनीतिक दल किसी एक शख्स से 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएंगे। 2,000 से ज्यादा का चंदा सिर्फ चेक और डिजिटल तरीकों से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने अब बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का एक और रास्ता खोल दिया है। As an additional step, an amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the Government of India would frame in this regard. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. जाहिर है इस कदम से पार्टियों को मिलने वाले काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन बॉन्ड के जरिए चंदे से एक पेच फिर फंसेगा। पार्टी को चंदा देने वाला शख्स चेक देकर बैंक से बॉन्ड खरीदेगा। उस बॉन्ड का पैसा पार्टी के खाते में आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड खरीदने वाले शख्स या संस्था का चेहरा फिर भी सामने नहीं आएगा। हालांकि इसके बावजूद जेटली के इस फैसले की तारीफ कांग्रेस ने भी की। What about the political funding aspect? Yeah, that we appreciate that. That's good. वैसे पीएम मोदी ये संकेत पहले ही दे चुके थे कि चुनावी चंदे को लेकर उनकी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए आज के बजट में दूसरा बड़ा ऐलान था 3 लाख रुपए के ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक।
The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in cash. The government has decided to accept this suggestion. यानी अब 3 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी लेन देन चेक या डिजिटल तरीके से ही करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 100% जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। काले धन पर लगाम के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। नए कानून के तहत विजय माल्या की तरह सजा से बचने के लिए देश छोड़ने वाले भगोड़ों पर सख्ती की जाएगी। नए कानून के तहत ऐसे भगोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। इसी तरह चेक बाउंस होने के मामले में भी कानून में बदलाव किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का कैसे सुधार हो सकता है, और ताकि ये समय एकदम कंप्रेस हो जाए और उसमें कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट आ जाए कि बाउंसिंग के केस में तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा। मैं लाउड थिंकिंग की दृष्टि से कह रहा हूं कि एक सोच है कि जिस आदमी का चेक बाउंस करता है वो मुकदमे को तब डिफेंड कर सकता है पहले अदालत में पैसा जमा कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं। बजट में कई घोषणाएं उसी दिशा में एक कदम की तरह देखी जा रही हैं। जनमन में के 1 घंटे के सफर में जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए अब तक का अपडेट। नोटबंदी के दौरान लंबी लंबी लाइनों में लगने वालों को मोदी सरकार ने नहीं किया निराश। किसानों की झोली भरी, गांवों पर पूरा जोर, अमीरों से लेकर मिडिल क्लास और गरीबों को छूट दी। काले धन पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। राजनीतिक पार्टियों को 2000 से ज्यादा का चंदा कैश देने पर रोक। अब कैश में लेन देन 3 लाख से ज्यादा का नहीं हो पाएगा। भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। वित्त मंत्री जेटली ने खोली टैक्स न देने वालों की पोल। कहा 82 करोड़ वोटरों में से सिर्फ 4 करोड़ से भी कम करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स चोरों का, लेकिन अब सरकार की नजर से बचना मुश्किल। दूर दराज के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। वित्त मंत्री ने डाकघरों में ही पासपोर्ट सुविधा मुहैया करवाने का ऐलान किया। डाकघरों को फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। ये सुविधा देश के सभी जिलों के डाकघरों में रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुण जेटली के बजट को उत्तम बजट बताया। कहा देश को आगे ले जाने वाले बजट में दाल से डेटा तक ध्यान रखा गया। बजट पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा इसमें युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं। राजनीतिक चंदे पर सरकार के कदम की तारीफ की। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आलोचना करते हुए कहा हर साल बजट आता है लेकिन पुराने वादों का क्या। यूपी के मेरठ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी रैली। मायावती ने बजट को चुनावी बजट बताया। सरकार बनने पर गरीबों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया। मुफ्त लैपटॉप और मोबाइल की जगह नकद पैसे देने का वादा। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर माओवादियों ने किया सुरंग विस्फोट से पुलिस टीम पर हमला। 7 पुलिस वाले शहीद। बजट है तो आंकड़े हैं। अब बारी आंकड़ों की। बजट में इस बार टैक्स देने वालों के लिए राहत की खबर रही तो टैक्स चोरों की पोल खुल गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंकड़े जारी करते हुए बता दिया कि टैक्स चोरों पर उनकी निगाहें हैं। देश में 50 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या सिर्फ 1.25 लाख है, जबकि हर साल देश में 25 लाख कारें बिकती हैं। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप। जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से। हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण पढ़ते हुए टैक्स पेयर्स को भरोसा दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, जबकि बजट में टैक्स चोरों के कारनामे डंके की चोट पर उजागर किए गए हैं। India's tax to GDP ratio is very low and the proportion of direct tax to indirect tax is not optimal from a point of view of social justice. I place before you certain data to indicate that our direct tax collection is not commensurate with the income and expenditure pattern of Indian economy. टैक्स चोरों की पोल खोलने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बात शुरू करने से पहले पानी का गिलास उठाया, पानी पिया और फिर हो गए शुरू।
संगठित क्षेत्र में 4 करोड़ 20 लाख लोग काम करते हैं, जबकि इनमें आमदनी दिखाने वाले सिर्फ 1 करोड़ 74 लाख लोग हैं। सिर्फ संगठित क्षेत्र के ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी जारी किए गए। कुल 5 करोड़ 60 लाख कंपनियां और फर्म देश में बिजनेस कर रही हैं, जबकि सिर्फ 1 करोड़ 81 लाख कंपनियां और फर्म रिटर्न फाइल करती हैं। इसी तरह कंपनियों के मामले में 13,94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 5,97,000 कंपनियों ने रिटर्न फाइल किया है। रिटर्न फाइल करने वाली 5,97,000 कंपनियों में से 2,76,000 कंपनियों ने आमदनी को जीरो या घाटा बताया। 2.85 lakh companies have shown profit before tax less than 1 crores. 28,667 companies have shown profit between 1 to 10 crores, and only 7,781 companies have shown profit before tax more than 10 crores. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने व्यक्तिगत आंकड़ों का भी खुलासा किया है। देश में वोटर हैं 82 करोड़ के करीब। इनमें से सिर्फ 3 करोड़ 7 लाख लोगों ने साल 2015-16 में रिटर्न फाइल किया। रिटर्न फाइल करने वाले हैं 3 करोड़ 70 लाख, पर 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख रुपए से कम अपनी सालाना आमदनी बताई है। रिटर्न फाइल करने वाले 3 करोड़ 70 लाख लोगों में से 1 करोड़ 95 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी को 2.5 से 5 लाख के बीच बताया है, जबकि 52 लाख लोगों ने अपनी आमदनी को 5 से 10 लाख के बीच बताया है। सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी को 10 लाख से ऊपर बताया है। 76 लाख लोग 5 लाख से अधिक इनकम डिस्क्लोज करते हैं साल की, जिसमें से 56 लाख वेतनभोगी हैं। बाकी सिर्फ 20 लाख हैं व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशनल सब मिला के। जरा एक बार फिर गौर फरमाइए, कुल 76 लाख लोगों ने 5 लाख से ऊपर की आमदनी सरकार को बताई है। इनमें से 56 लाख नौकरी पेशा हैं, यानी 82 करोड़ वोटरों में दुकान चलाने वाले, बिजनेस चलाने वाले और प्रोफेशनल्स को मिलाकर सिर्फ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा है। आंकड़े यही नहीं रुके। देश में 50 लाख से ज्यादा की आमदनी दिखाने वाले सिर्फ 1,72,000 लोग हैं, जबकि पिछले 5 सालों में 1.25 करोड़ कारें बिकी हैं, यानी औसतन 25 लाख कार। साल 2015 में विदेशों में गए भारतीय टूरिस्टों की संख्या 2 करोड़ है। From all these figures we can conclude that we are largely a tax non-compliant society. The predominance of cash in our economy to evade taxes. When too many people evade taxes, the burden of their share falls on those who are honest and tax compliant. सरकार को दिखाई दे रहा है कि बड़ा हिस्सा टैक्स चोरों का है, जो सरकार से अपनी आमदनी छिपाते हैं। सरकार ने संकेत दे दिया है कि उनकी निगाह हर टैक्स चोर पर बनी हुई है। टैक्स चोर अपनी आमदनी छिपाकर अमीर होते जाते हैं और जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो उनके घरों में खर्च होता है। सरकार को अंदाजा हो गया है कि टैक्स चोरी किस हद तक फैली है। अब जरूरत है इन टैक्स चोरों पर कड़ा डंडा चलाकर सभी से कानून का पालन करवाया जाए। हालांकि नोटबंदी का एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। उस दौरान पर्सनल टैक्स कलेक्शन में 34% की बढ़ोतरी हुई, यानी सख्ती की तो लोगों ने तभी पालन किया। और अब बजट की वो बात जिसका नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। आम आदमी के लिए बजट में सबसे राहत की खबर इनकम टैक्स मोर्चे पर आई। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिली। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स को अब आधा करके उसे सिर्फ 5% कर दिया गया है। नोटबंदी के बाद जनता की उम्मीदों से तेज हुई पिच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्लॉग ओवर्स में शानदार शॉट मारे। बजट पढ़ते हुए आखिर में जेटली ने टैक्स में छूट का ऐलान किया। जिस स्लैब में था मैं, उस स्लैब में उन्होंने 5% उधर बचत कर दी है, तो मेरे हिसाब से मैं तो बहुत खुश हूँ इस बजट से। किचन मटेरियल को लेके और चीज़ों को लेके कुछ बेनिफिट भी है, जैसे हम सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पाते थे, मे बी अब कुछ कर पाए। कुछ लोग टैक्स में छूट पाकर राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन आप घर में बैठकर हिसाब लगा पाएं, इसके लिए आसान भाषा में समझिए कि इस टैक्स छूट से आपके हिस्से में क्या आया। बजट में सरकार ने टैक्स को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं।
पहले 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सरकार ने अब यह सीमा बढ़ा दी है और अब 3 लाख रुपए तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टैक्स को लेकर दूसरा बड़ा फैसला ये, पहले 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% टैक्स की कटौती कर दी गई है। मतलब सिर्फ 5% टैक्स ही देना होगा। अब जो 3 लाख रुपए सालाना कमाते हैं वो तो टैक्स के झंझट से बच गए, लेकिन जो लोग 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा? 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के स्लैब के बीच में टैक्स की दर जो आधी की गई है उसका उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। कैसे, इसे समझिए। अगर आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए सालाना है तो पहले आपको 5,150 रुपए टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब 2,575 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी 2,575 रुपए का फायदा हुआ। हर महीने बचेंगे 215 रुपए। अगर आपकी कमाई 4 लाख रुपए है तो पहले आपको 10,300 रुपए टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब 7,725 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी 2,575 रुपए का फायदा हुआ। यहाँ भी हर महीने 215 रुपए बचेंगे। अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए है, पहले टैक्स बनता था 20,600 रुपए, अब बनेगा 12,875 रुपए। आपकी बचत होगी 7,225 रुपए की। हर महीने का हिसाब हुआ 644 रुपए। अब 10 लाख सालाना आमदनी वालों की बात। पहले 1,28,750 रुपए टैक्स बनता था, अब देने पड़ेंगे 1,15,875 रुपए, यानी 12,875 रुपए का फायदा। यह हर महीने हुआ 1,073 रुपए। 10 लाख से 50 लाख कमाने वालों को भी साल के 12,875 रुपए ही बचेंगे, यानी अधिकतम छूट यही है, हर महीने 1,073 रुपए की। कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। सरकार ने इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हालांकि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका थी, क्योंकि 1 जुलाई से वस्तु व सेवा कर यानी कि GST लागू होना है, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि GST लागू होने पर अगर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है तो उसके सामने ये 200 से 1,000 रुपए की बचत कितनी मायने रखती है। हमने भी यही सवाल जानकारों से पूछा। GST और इनकम टैक्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। GST जो लगेगी वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो हमारे जो वैट का सब्स्टिट्यूट है उस पर लगना है GST। और 12,875 का जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट कम हुई उसके कारण फ़ायदा हुआ है। तो इनकम टैक्स के 12,875 पर GST लगने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यह आपको एज इट इज ही रहेगा। सरकार ने इस बार टैक्स भरने वालों को एक और तोहफा दिया है। 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सिर्फ 1 पेज का फॉर्म भरना होगा। वहीं पहली बार रिटर्न भरने वालों का इतिहास तब तक नहीं टटोला जाएगा जब तक कि कोई शिकायत सबूत समेत न मिले। शिशिर सिन्हा, ABP न्यूज़, दिल्ली। आज 93 साल में पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को हरी झंडी दिखाते हुए उसे कुछ ही मिनटों में समेट दिया। बजट में यात्रियों को थोड़ी राहत दी गई है। हर रोज करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल और उसमें सफर करने वाले यात्रियों के लिए इस बार कुछ बातें खास थी। अगर आप रेल टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। हर AC क्लास टिकट पर करीब 40 रुपए और स्लीपर क्लास पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज लगता है। अब हर टिकट पर ये आपकी बचत होगी। ये फैसला ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अलावा रेल सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। टूरिज्म और तीर्थ यात्रियों के लिए नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी, लेकिन कब, इसका ऐलान नहीं हुआ। ट्रेनों में SMS के जरिए क्लीन माई कोच को बेहतर कर कोच मित्र की सुविधा शुरू की जाएगी। ये कोच मित्र आपके डिब्बे से जुड़ी हर परेशानी को दूर करेंगे। 2019 तक यानी कि अगले 2 साल में रेल के सभी डिब्बों में बायो टॉयलेट्स लगाए जाने का दावा किया गया है। एक नई मेट्रो रेल पॉलिसी बनेगी जिसमें युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। Already on a plan in the next 4 years
we want to ensure that all of these will be retrofitted, which will have again another benefit. One is the safety angle, but will also retrofit in a manner that the interior of the coach also is properly upgraded, so people also will continue to get a better experience of that. सुरक्षा फिलहाल भारतीय रेल की सबसे बड़ी परेशानी और जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षण कोष बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ खर्च होंगे। रेल का बजट 1,31,000 करोड़ का होगा। 2020 तक सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 6,388 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जिनमें अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 3,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। 2000 रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। 300 स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी न हो। रेल कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा, जिसमें IRCTC का नाम शामिल है। इन सभी ऐलान से कहीं न कहीं रेलवे यात्रियों की सुविधाएं जुड़ी हैं। सरकार ने लक्ष्य तो तय कर लिया है, देखना यह है कि इसे पूरा करने में सरकार कितनी सफल होती है। बजट के अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर छपती हैं अलग अलग चीजों की तस्वीरें और उनके नीचे लिखा होता है क्या सस्ता और क्या महंगा। मोदी सरकार ने आज अपने बजट में कई बड़े ऐलान किए, लेकिन इस बजट में भी है क्या सस्ता क्या महंगा। सबसे पहले बात उन चीजों की जो महंगी हुई हैं। मोबाइल फोन में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 2% किया गया। इसकी वजह से अब मोबाइल फोन महंगा हो जाएगा। सिगरेट और सिगार दोनों महंगे हो गए। पान मसाला और गुटखा महंगा होगा। कच्चे तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 4.2% से बढ़ाकर लगभग दुगना 8.3% कर दिया गया। पेपर रोल बीड़ी महंगी। विदेशी काजू, भुना हुआ या नमकीन दोनों ही महंगा हो गया। चांदी के सिक्के और चांदी के गहने महंगे। सिल्वर फॉइल पेपर महंगा। स्टील का सामान महंगा। हार्डवेयर महंगा। LED बल्ब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे महंगे होने की वजह से LED बल्ब भी महंगा। आइए अब उन चीजों पर निगाह डालते हैं जो सस्ती हुई हैं। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और बायोगैस सस्ती हुई है। नायलॉन सस्ता, तैयार लेदर सस्ता हुआ। मेक इन इंडिया के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए POS मशीनें सस्ती हो गई हैं। मेक इन इंडिया के तहत फिंगर स्कैनर, माइक्रो ATM और आइरिस स्कैनर भी सस्ता हो गया। देश में बने हीरे और दूसरे महंगे पत्थरों से बने आभूषण सस्ते हुए। सौर ऊर्जा बैटरी और पैनल के इस्तेमाल में आज इतना ही। जनमन में कल रात 9 से 10 आपसे फिर मुलाकात होगी।